वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब डीके टेक सिविल चैनल। आज हम लोग कॉलम को जब एक डिज़ाइन करते हैं आरसीसी कॉलम, तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, रूल होने चाहिए, वो सारे अपन ने डिस्कस में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो लेट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि यदि कोई भी कॉलम हम जब डिज़ाइन करते हैं तो उसकी डायमेंशन क्या लेते हैं। डायमेंशन उसका जो मिनिमम डायमेंशन है एटलीस्ट 9 इंच होना चाहिए। यानी सपोज ये एक कॉलम है तो इसकी ये जो डायमेंशन है ये और ये एटलीस्ट कितना 9 बाई 9 इंच होना चाहिए। अगर सर्कुलर कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें उसकी जो डायमीटर लेते हैं ये, या फिर ये कह दो, तो ये डायमीटर कितना लेते हैं, एटलीस्ट कम से कम 9 इंच से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर और कॉलम, सर्कुलर कॉलम दोनों के केस में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड बात क्या होती है कि अगर हम रेक्टेंगुलर कॉलम डिज़ाइन करते हैं और सर्कुलर कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम में मिनिमम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, मेन रेनफोर्समेंट, वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। कितनी, 4 होनी चाहिए। और सर्कुलर कॉलम के केस में जब हम सर्कुलर कॉलम बनाते हैं तो उस कॉलम में मिनिमम जो रेनफोर्समेंट की संख्या होती है वो कितनी होती है, मिनिमम कम से कम 6 होना चाहिए, 6 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो अपन कितने लेते हैं, 6 लेते हैं। और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर के केस में कितने लेते हैं, मिनिमम 4 लेते हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ, अगर डाया की बात करें तो ये जो हम मेन रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं उसका मिनिमम डाया की बात करें तो मिनिमम डाया कितने लेते हैं, 12 mm। मतलब 12 mm से एभव के सरिया या 12 mm का मिनिमम हमें, जो कॉलम बना रहे हैं या फिर जो रेक्टेंगुलर कॉलम या स्क्वायर कॉलम बना रहे हैं तो उसमें हमें जो डायमीटर होता है वो 12 mm कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहता है मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार के बीच, जैसे ये सपोज ये कॉलम है, ये और यहाँ ये रेनफोर्समेंट है, तो ये एक रेनफोर्समेंट इससे इसके बीच में या इसके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो कितना, 300 होता है। मतलब मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस देखें अगर दो बार के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल बार के बीच में, तो कम से कम कितना मैक्सिमम होनी चाहिए, 300 mm। इससे कम ही लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट की बात करते हैं कि हमें कितना रेनफोर्समेंट, जैसे कोई भी कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी कॉलम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, कितना, मतलब मिनिमम कितना लेते हैं, मैक्सिमम कितना लेते हैं। मैक्सिमम के केस में क्या होता है, अगर बार को लैप करें, बार को लैप नहीं करें तो कितना लेते हैं, ये सारे अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात करें तो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, यानी ये कॉलम है इसकी ग्रॉस एरिया B/D है, तो इसमें जो हम मिनिमम रेनफोर्समेंट लेते हैं 0.8%, यानी टोटल ग्रॉस एरिया का 0.8% हमें मिनिमम रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, और मैक्सिमम की बात करें तो 6% लेते हैं, वो भी किस केस में, जब कोई भी बार ओवरलैप नहीं हो रहा हो। ओवरलैप कहने का मतलब क्या है, सपोज मुझे 8 मीटर की लेंथ चाहिए, ठीक है, और पहले से ये कितने हैं, 3 मीटर, तो हमें कितने और इसमें ऐड करने पड़ेंगे, 5 मीटर। तो इसमें हम जो बार है उसको ये ओवरलैप कर देते हैं और टोटल लेंथ मुझे कितनी मिल जाएगी, 5 मीटर प्लस 3, ये 5 मीटर अपन ऐड करेंगे तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 8 मीटर की लेंथ। ठीक है, तो ये जो लैपिंग पोर्शन होता है इससे क्या होता है, रेनफोर्समेंट हमें ज़्यादा यूज करनी पड़ती है। तो ये रेनफोर्समेंट की वजह से जब हम लैपिंग का केस लेते हैं तो रेनफोर्समेंट कितना लेते हैं, 6% के अराउंड। ओके, ठीक है, अगर बार लैप नहीं कर रहे हो, जब बार लैप नहीं हो रहा हो तो हम कितना लेते हैं, 4%। ठीक है, लैपिंग और नॉट लैपिंग दोनों समझ में आ गई आपको कि लैप क्या होती है, एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करना ही लैपिंग कहलाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंक्रीट जो हम कॉलम बना रहे हैं उसमें कंक्रीट की मिनिमम साइज क्या होती है, वो कौन सा प्रोपोर्शन लेते हैं, ये सारे अपन डिस्कस करते हैं। अगर कंक्रीट के देखें तो हमें मिनिमम जो कंक्रीट कॉलम बनाते हैं तो कॉलम में जो कंक्रीट की साइज होती है, जो मिनिमम 20 ग्रेड कंक्रीट हमें यूज करना ही करना है कॉलम में। क्यों, क्योंकि इस पे जो कंक्रीट होता है ना, कंक्रीट के ग्रेड पे इसके स्ट्रेंथ डिपेंड करते हैं। क्या डिपेंड करते हैं, स्ट्रेंथ। कंक्रीट के स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करते हैं, ग्रेड पे। इसकी जितनी ग्रेड होगी उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होगी। अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो अपन मेन जो लेते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट पे, मेन जो ग्रेड लेते हैं वो कितने लेते हैं, वो M20। यानी इसके प्रोपोर्शन क्या होता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ये जो प्रोपोर्शन है वो किसके हैं, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट के। तो ये प्रोपोर्शन मेन हम लोग M20 में ये प्रोपोर्शन यूज करते हैं। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि M10 आप याद रखो, 1 + 6 + 1 + 3 + 6, टोटल कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं ना।
तो इसमें से एक एक घटाते जाओ, इस दोनों में से एक घटाओगे तो कितने होंगे 2, 2 का स्क्वायर करो 4, एक इसमें हाफ घटाओ तो 1.5, इसका स्क्वायर 3, इसका 0.5 घटाओ तो ये कितना आ जाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, यानी 2 मल्टीप्लाई करते जाओ। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर अकॉर्डिंग टू IS 456 के अनुसार देखें तो कंक्रीट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। मतलब कोड के अनुसार कंक्रीट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें? एक ऑर्डिनरी ग्रेड में, दूसरा स्टैंडर्ड ग्रेड में, और तीसरा हाई स्ट्रेंथ ग्रेड में, या हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को बोल सकते हैं। ऑर्डिनरी ग्रेड में कितने आते हैं? 3 आते हैं। M10 से M20 के बीच में जो कंक्रीट आता है, M10, M15 एंड M20, इसको हम लोग ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्रेड में क्या होता है? स्टैंडर्ड ग्रेड में M25 से M55 के बीच में जो कंक्रीट लेते हैं उसको हम स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट बोलते हैं। इसकी टोटल संख्या 7 है। इसमें एक नोट है, एक अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट नंबर 4 में 2013 में। उसके अनुसार क्या है, M60 को स्टैंडर्ड कंक्रीट में जोड़ दिया गया है। उससे इसकी संख्या कितनी हो गई है? टोटल 8 संख्या हो गई है। ओके, 7 के बाद 8 हो गई है, ठीक है। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की बात करें, अगर ये अमेंडमेंट को छोड़ने से पहले, ऐड होने से पहले, तो इसकी टोटल संख्या कितनी थी? 5 थी। जिसमें कौन कौन आते हैं? M60, M65, M70, M75 एंड 80। टोटल संख्या कितनी है? 5, ठीक है। ये मैंने नोट्स लिख दिया है कि अमेंडमेंट नंबर, अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट नंबर 4 में 2013, स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स ग्रेड इज 8। इसमें कौन ऐड हो गया है? M60। यानी पहले कितने थे? M25 से M55 तक। अभी इसमें एक और नया ऐड हो गया है, कौन सा? M60, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लेटरल टाई या स्टीरअप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे ये हमारा कंक्रीट है, ये मेरा B, इसकी डेप्थ मान लो, ये थिकनेस यानी D। ये अगर मेरा एक कॉलम है, इसमें ए मेन रेनफोर्समेंट है, ये मेन रेनफोर्समेंट, और ये जो है ये क्या है? ये सारे स्टीरअप हैं। तो हम लोग मेन रेनफोर्समेंट में तो मिनिमम डाया हमें पता है कि कितने लेते हैं, 12 mm। लेकिन वो जो स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार को कंबाइन करने के लिए, बांधने के लिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने प्लेस पे से मूव ना करे, तो उसके लिए जो लेटरल टाई प्रोवाइड करते हैं या स्टीरअप, तो कितना उसकी डाया होनी चाहिए? तो उसकी डाया जो है वो मेन रेनफोर्समेंट यानी जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसका 1/4 या फिर 6 mm। मतलब इससे ज़्यादा ही डाया, इससे ज़्यादा ही जो वैल्यू आएगी इससे में ज़्यादा, उसकी अपन मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ये लेटरल टाइज या स्टीरअप की बात। नेक्स्ट आता है स्पेसिंग बिटवीन स्टीरअप या टाइज। अब जैसे जो भी अपन स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कितना स्पेसिंग मिनिमम लेंगे। जैसे ये एक स्टीरअप हो गया, इसके ऊपर दूसरा स्टीरअप आएगा, इसके ऊपर तीसरा, ठीक है। इस तरीके से आते जाएंगे ऊपर। तो जो 2 स्टीरअप होता है उसके बीच में अपन 3 कंडीशन से चेक कर सकते हैं। एक तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन कहने का क्या मतलब है? ये जो रेक्टेंगुलर कॉलम है उसका जो मिनिमम डायमेंशन होगा उसको अपन कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। जो मेन बार है उसको कंसिडर कर लेंगे, या 300 mm। इन तीनों कंडीशन में जो मिनिमम आएगा उसको अपन स्पेसिंग उतना स्पेसिंग अपन प्रोवाइड कर देंगे, किसमें? कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। 9th पॉइंट कहता है कंक्रीट इफेक्ट या कंक्रीट इफेक्टिंग कवर या क्लियर कवर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लियर कवर होता क्या है। ये मेरा कॉलम है, ठीक है। ये मेरा मेन रेनफोर्समेंट है, ये मेरा स्टीरअप है, ठीक है। ये मेरा मेन रेनफोर्समेंट है, ओके। तो इसमें जो अपन जो मेन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसके अगर बॉटम से लेते हैं, किससे? बॉटम से, और नीचे तक जाते हैं कंक्रीट तक, जो लास्ट पोर्शन है, तो उसको अपन बोलते हैं क्लियर कवर। क्या बोलते हैं? क्लियर कवर बोलते हैं, ओके। उसका वैल्यू जो अपन लेते हैं अराउंड 20 to 40 लेते हैं। कितने? 20 से 40 के बीच में। और ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से लास्ट डिस्टेंस तक, लास्ट पॉइंट तक अपन जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर, ठीक है। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसके अपर पोर्शन से टॉप नीचे तक जो कवर लेते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल कवर, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको डिस्कस हो गए होंगे, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। सपोज ये एक रेनफोर्समेंट है, ये, तो यहाँ से एक डिस्टेंस लेते हैं, एक डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं, ठीक है। एक डिस्टेंस, ये जो नीचे इसका पोर्शन आएगा, ये डिस्टेंस ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। जो टॉप से लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल। इसको आपको दोबारा समझा देता हूँ मैं। ये
ये रहा, ठीक है। इसका ये एक डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, एक डिस्टेंस ये होता है, एक डिस्टेंस ये होता है, ठीक है। ये जो अपन फुल डायमीटर इसका कवर करते हैं मेन एनफोर्समेंट का, इसको बोलते हैं नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल। और यहाँ जिसके सेंटर पॉइंट से इसके लास्ट पोर्शन तक लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर, ठीक है। और ये जो टॉप बॉटम पॉइंट है मेन रेनफोर्समेंट का, और बॉटम पॉइंट देखें इसका ये लास्ट कंक्रीट पोर्शन का, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आता है इसको क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। तो ये क्लियर कवर अपन कितने प्रोवाइड करते हैं, अराउंड 20 से 40 के बीच में, ठीक है। ओके, ये सारी बातें अपन डिस्कस कर लिए। इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू। इसी तरीके के वीडियो जितने भी इंपॉर्टेंस होंगे डिज़ाइन से रिलेटेड, मैं सारे आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। इससे आपको साइट पे जाएंगे तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी पहले से। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।